जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। पर क्या हो अगर उन ब्लॉक्स को समझने का, उन्हें तरतीब से रखने का कोई तरीका ही ना हो? एकदम उथल-पुथल। तो ये कहानी है कि कैसे वैज्ञानिकों ने उस उथल-पुथल में एक व्यवस्था खोजी और साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाया। तो इस सफर की शुरुआत में वैज्ञानिकों के लिए तत्व कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने खजाने का नक्शा फाड़कर उसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए हों। हर टुकड़ा एक पहेली था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा टुकड़ा कहाँ जुड़ेगा। आज तो देखिए हमें पता है कि कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से 94 तो हमें कुदरत से ही मिलते हैं। पर हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। तब तो वैज्ञानिकों को मुट्ठी भर तत्वों के बारे में ही पता था और उनको एक साथ रखने का कोई सिस्टम, कोई तरीका ही नहीं था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि तत्वों के इस जंजाल में कोई पैटर्न खोजने की पहली कोशिश आखिर शुरू कैसे हुई। शुरुआती वैज्ञानिकों के सामने एक सीधा सा सवाल था कि इन तत्वों को समझें तो समझें कैसे। तो सबसे आसान तरीका क्या था? बस दो हिस्सों में बांट दो, धातु और अधातु। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बात थी। इससे उनकी असली कहानी, उनके गहरे रिश्ते पता नहीं चल रहे थे। तो अब बात करते हैं असली कोशिशों की। जब वैज्ञानिकों ने ये सोचना शुरू किया कि शायद इन तत्वों के बीच कोई छिपा हुआ, कोई मैथमेटिकल कनेक्शन है। साल था 1817 और एक जर्मन केमिस्ट थे, वॉल्फगैंग डॉबेराइनर। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज खोजी जिसे उन्होंने नाम दिया त्रिक या ट्रायड्स, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ग्रुप। उन्होंने देखा कि अगर पहले और तीसरे तत्व मतलब लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का औसत निकालें तो वो बीच वाले यानी सोडियम के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आता है। कमाल है ना? तो ये एक बहुत बड़ा हिंट था कि हाँ, कोई ना कोई छिपा हुआ पैटर्न तो है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं बैठ रहा था। उस समय जितने भी तत्व पता थे, उनमें से वो सिर्फ 3 ही ऐसे त्रिक बना पाए। मतलब ये सिस्टम पूरी कहानी नहीं बता पा रहा था। अच्छा, क्या कभी कोई सोच सकता है कि केमिस्ट्री का राज संगीत में छिपा हो सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे, पर अगली बड़ी कोशिश इसी सोच से निकली थी। साल 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस समय के सभी 56 ज्ञात तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगा दिया। और फिर उन्होंने कमाल की चीज नोटिस की कि हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले से मिलते जुलते थे, बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी के बाद 8वां सुर वापस सा आ जाता है। आइडिया तो वाकई शानदार था, है ना? पर इसमें भी कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो ये नियम सिर्फ हल्के तत्वों मतलब कैल्शियम तक ही ठीक से काम कर रहा था, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता था। दूसरा, न्यूलैंड्स ने मान लिया कि बस ये 56 तत्व ही हैं दुनिया में और कोई नया तत्व मिलेगा ही नहीं। और तो और बाद में जब नोबेल गैसों की खोज हुई तब तो ये थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई। और अब एंट्री होती है इस कहानी के असली हीरो की, एक रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीफ। इन्होंने ही इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे लंबी और सबसे जरूरी छलांग लगाई। मेंडलीफ का तरीका बड़ा ही अनोखा था। सोचिए, उन्होंने उस समय ज्ञात 63 तत्वों के लिए 63 कार्ड बनाए, ताश के पत्तों की तरह। हर कार्ड पर उस तत्व का एटॉमिक मास और उसकी खासियतें लिखीं। उन्होंने इस बात पर खास ध्यान दिया कि कोई तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैसे कंपाउंड बनाता है, और फिर वो बस उन कार्ड्स को अलग अलग तरीकों से जमाते रहे, जैसे कोई सॉलिटेयर का गेम खेल रहा हो, बस एक पैटर्न की तलाश में। और इसी जद्दोजहद से निकला उनका मशहूर आवर्त नियम। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर तत्वों को उनके मास के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनके गुण रिपीट होने लगेंगे। यही वो नींव थी जिस पर पहली असली पीरियोडिक टेबल बनी। लेकिन मेंडलीव का असली कमाल सिर्फ तत्वों को अरेंज करना नहीं था। उनकी असली जीनियस इस बात में छुपी थी कि उन्होंने ये माना कि वो सब कुछ नहीं जानते। उनकी टेबल में कुछ जगहें जानबूझकर खाली छोड़ी गई थीं। अब सोचिए, ये खाली जगहें उनकी टेबल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये भविष्यवाणियां थीं। उनका आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे तत्व आएंगे जिनकी अभी तक खोज ही नहीं हुई है, और उन्होंने उन अनजाने तत्वों के नाम भी रख दिए।
ए का एल्यूमिनियम, ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन। और फिर वो वाह वाला मोमेंट आया। कुछ सालों बाद जब गैलियम नाम के एक नए तत्व की खोज हुई तो दुनिया हैरान रह गई। गैलियम के गुण ठीक वैसे ही थे जैसी भविष्यवाणी मेंडलीफ ने ए का एल्यूमिनियम के लिए की थी। मतलब एटॉमिक मास से लेकर उसके ऑक्साइड और क्लोराइड के फॉर्मूले तक सब कुछ लगभग परफेक्ट। ये उनकी थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत था। तो मेंडलीफ की टेबल एक क्रांति थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं थी। अभी भी कुछ पहेलियां थीं जो सुलझ नहीं पा रही थी। कुछ परेशानियां अभी भी बाकी थीं। जैसे हाइड्रोजन का क्या करें, उसे कहाँ रखें, ये साफ नहीं था। फिर थे आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, मतलब एक ही तत्व पर वजन अलग अलग। और एक और अजीब बात, कोबाल्ट का वजन निकल से ज्यादा था, फिर भी मेंडलीफ को उसे निकल से पहले रखना पड़ा ताकि वो सही ग्रुप में फिट हो सके। ये तो उनके अपने ही नियम के खिलाफ था। तो इन सारी उलझनों को सुलझाने के लिए पहेली के आखिरी टुकड़े की जरूरत थी। एक ऐसा टुकड़ा जो मेंडलीफ के शानदार काम को और भी बेहतर बना दे और हमें वो टेबल दे जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। और वो आखिरी टुकड़ा था सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव। अब तक सब कुछ एटॉमिक मास यानी परमाणु के वजन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन असली चाबी थी एटॉमिक नंबर में, यानी परमाणु के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। यही बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और बस इस एक बदलाव ने जैसे जादू कर दिया। मेंडलीफ की सारी परेशानियां एक झटके में सुलझ गईं। आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि उन सबका एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है। कोबाल्ट निकल वाली गुत्थी भी सुलझ गई, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकल से कम है, तो अब वो अपनी सही जगह पर था। हर तत्व को एक यूनिक और फिक्स्ड जगह मिल गई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो मॉडर्न टेबल हमारे पास है, ये इतनी जरूरी क्यों है? इससे आप तत्वों के गुणों का एक नक्शा समझ सकते हैं। टेबल में बाईं तरफ आपको मिलेंगी सारी धातुएं, चमकदार, मजबूत और बिजली और गर्मी की अच्छी कंडक्टर। दाईं तरफ है अधातुएं, जो ज्यादातर गैस या भंगुर ठोस होती हैं और अच्छी कंडक्टर नहीं होती। और इन दोनों के बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर है उपधातुएं या मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी खासियतें होती हैं। इस पूरी कहानी को हम दिमित्री मेंडलीफ के ही एक शानदार विचार के साथ खत्म करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स को इकट्ठा करना नहीं है, ये तो असल में अज्ञान और उलझन के अंधेरे से निकलकर तर्क और समझ की रोशनी की तरफ एक सफर है।